मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको स्क्वायर निकालने के ट्रिक्स बताए थे। आइए आज के इस क्लास में मैं आपको नंबर सिस्टम का एक छोटा-सा टॉपिक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या। यह टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, इवन आप कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपसे इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे इस चैप्टर से तो सवाल आता ही आता है, लेकिन अब इस टॉपिक से भी सवाल आ रहे हैं। सवाल कैसे होते हैं, सबसे पहले हम लोग उस पर बातें कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके कॉन्सेप्ट पर बातें करेंगे। ठीक है, चलिए। जैसे दोस्तों आपसे सवाल कहा जाता है कि बताइए, कोई भी नंबर आप ले लीजिए। जैसे आपसे कहेगा कि बताइए 124 के कितने कितने गुणनखंड है। 124 के कुल कितने गुणनखंड है, इस तरह के सवाल होंगे। बेसिकली देखा जाए तो दोस्तों, इस टॉपिक से कुल 8 टाइप के सवाल बनते हैं, जिसमें से मैं आपको आज के इस वीडियो में कुल 4 टाइप के सवाल बताऊंगा और अगले वीडियो में 4 टाइप के सवाल बताऊंगा। ये 4 टाइप कौन सा है? ये 4 टाइप आपका है नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स यानी सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या। दूसरा आपका है नंबर ऑफ इवन फैक्टर यानी सम गुणनखंडों की संख्या। और तीसरा आपका है ये नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों की संख्या। जबकि चौथा आपका है दोस्तों नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इनके जो चार और भी टाइप्स है, उसमें इनके योगफल के बारे में पूछे जाते हैं। जैसे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का योगफल। सम ऑफ इवन फैक्टर्स यानी सम गुणनखंडों का योगफल। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स यानी विषम गुणनखंडों का योगफल। और इसी प्रकार से सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंडों का योगफल। तो इस तरह से देखा जाए तो दोस्तों, इस चैप्टर से 8 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो यह टॉपिक जो है बहुत ही भारी भरकम टॉपिक है और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। अब आइए हम लोग आते हैं पहले प्रश्न पर। जैसे दोस्तों आपसे कहा जाए कि बताइए 120 के कुल कितने गुणनखंड हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, तब हम लोग इस पर फिर से आएंगे। जैसे दोस्तों आपसे यदि कहा जाए कि बताइए 24 के कितने गुणनखंड है, 24 के कुल कितने गुणनखंड है। ठीक है, तो आपको दोस्तों किसी भी संख्या का नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए कहा जाए यानी गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए कहा जाए, सबसे पहले आपको करना क्या है, उस संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलेंगे? इस तरह से आप बदलेंगे। 24 को इसे लिखेंगे, ऐसे करके पहले 2 से लगेगा, अभाज्य संख्या से आपको भाग देना है, 12 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा 3 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों 24 को आप क्या लिखेंगे? 24 को आप लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। और आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। 2 का पावर कितना 2 है? 1 2 3। तो 2 का पावर 3 गुना 3 कितना है? 1 है, तो 3 का पावर 1। तो इस तरह से आप 24 को लिखेंगे 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1। अब दोस्तों आपको निकालना क्या है? फिर से एक नया पेज लेते हैं। आपने 24 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। क्या लिखा है? 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1। इस फॉर्म में आपने बदल लिया है। आपको निकालना है 24 के सभी गुणनखंडों की संख्या यानी नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स। दोस्तों इसके लिए एक आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है। जितने भी अभाज्य गुणनखंड में आपने 24 को ब्रेक किया है, मतलब 24 को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला है, उनके जो पावर है,
उनके जो पावर है, जैसे 2 का पावर क्या है 3 है, इसमें आप अपनी ओर से 1 ऐड करेंगे और इसे गुना करेंगे अगले अभाज्य गुणनखंड के पावर से, अगले अभाज्य गुणनखंड के पावर में 1 ऐड करके, यानी 3 का पावर कितना है 1 है, इसमें 1 ऐड कर देंगे अपनी तरफ से। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 3 1 4 और 1 1 2, 4 दूना 8। इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों 24 के कुल 8 गुणनखंड होंगे, यानी 24 में कुल 8 संख्या से पूरा पूरा भाग लगेगा। आप सभी जानते हैं यदि जिस संख्या में उससे छोटी संख्या से जिन जिन संख्याओं से पूरा पूरा भाग लगता है, वह सभी संख्या उस अभिष्ट संख्या का क्या होता है गुणनखंड होता है, फैक्टर होता है। अब जरा देखते हैं 24 के कौन कौन से फैक्टर हैं। 24 का दोस्तों फैक्टर है 1 है, मतलब 24 में 1 से पूरा पूरा भाग लगता है, 2 है 24 में 2 से भाग लगता है, 3 है 24 में 3 से भाग लगता है, 4 है 24 में 4 से भी भाग लगता है, 6 है, इसी तरह 8 है, 12 है और 24 है। इस प्रकार से देखा जाए तो 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या मतलब नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों आप इस मेथड से आसानी से किसी संख्या के नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या निकाल पाते हैं। अब दोस्तों आपका ये पहला पहला टाइप हो गया किसी संख्या के सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बताइए नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स यानी सम गुणनखंडों की संख्या बताइए कितनी होगी। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, जो सम अभाज्य संख्या है यानी 2, 2 का पावर जितना है उसे एज इट इज लिखना है यानी 3 लिखना है और इसे गुना करना है 2 को छोड़कर शेष अभाज्य गुणनखंड के जो भी पावर है उसमें 1 बढ़ाकर, यानी 3 का पावर 1 है, 1 अपनी ओर से बढ़ा देंगे। तो 3 गुना 1 1 2 3 दूना 6। इस तरह से देखा जाए तो दोस्तों नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स यानी सम गुणनखंडों की जो संख्या निकल कर आएगा वह कितना निकल कर आएगा 6 निकल कर आएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यदि आपसे कहा जाए कि बताइए नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स यानी विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो सम अभाज्य संख्या का जो पावर है, सम अभाज्य संख्या का जो पावर है यानी 2 का जो पावर है उस उसका पावर आपको 1 लेना है। उसका पावर कितना लेना है दोस्तों 1 लेना है और इसे गुना करना है किससे, जितने भी अभाज्य गुणनखंड के पावर है उसमें 1 1 बढ़ाकर, 1 1 बढ़ाकर मतलब 1 3 का पावर 1 है, इसमें अब आप अपनी ओर से 1 बढ़ाएंगे। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1 गुना 1 1 2 2 एकम 2। इस तरह से विषम विषम गुणनखंडों की संख्या निकलकर दोस्तों कितना आएगा 2 निकल कर आएगा, जबकि सम गुणनखंडों की संख्या निकलकर 6 आएगा और कुल गुणनखंडों की संख्या दोस्तों 8 होगा। अब एक और टाइप रह गया, वो है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी अभाज्य संख्याएं मिलेंगे यही होगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। और 24 के केस में देखा जाए तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो दोस्तों होगी वह कितनी होगी 1 2। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी दोस्तों 2 होगी। फिर से हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं फिर हम लोग इसके फॉर्मूला पर आएंगे। ठीक है, जैसे दोस्तों आपसे कहा जाए कि बताइए कोई भी आप नंबर ले लीजिए 54 54, 54 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, 54 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है 54 को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। आप क्या लिखेंगे 54 को सिंपल सा लिखेंगे 9 गुना 6 9 छक 54, 9 को क्या लिखेंगे आप 3 गुना 3, 6 को क्या लिखेंगे 2 गुना 3। इस तरह से आप इसे लिखेंगे 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 3। आपने 54 को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिया है। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स यानी 54 के सभी गुणनखंडों की संख्या। कैसे निकालेंगे दोस्तों, आपको क्या करना है नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स
क्या करना है दोस्तों, जितने भी आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदले हैं उसके अभाज्य गुणनखंड का जो भी पावर है उसमें आपको एक बढ़ाना है। यानी 2 का पावर 1 है, 1 अपनी ओर से बढ़ा देंगे, इसे गुना करेंगे, अगले अभाज्य संख्या के पावर में 1 बढ़ाकर यानी 3 में 1 बढ़ाएंगे और इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 2, 3 1 4, 4 को 2 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों 54 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। 54 के कुल गुणनखंडों की संख्या दोस्तों 8 होगी। अब आपसे ये कहा जा सकता है कि बताइए 54 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं क्या वास्तव में 54 के कुल 8 गुणनखंड है, तो 54 में किन किन संख्या से भाग लगता है। यदि देखा जाए तो 54 में 1 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, 3 से लगेगा, क्या इसमें 4 से लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से लगेगा, 7 से लगेगा, नहीं लगेगा, 8 से नहीं लगेगा, 9 से लगेगा, 10 से नहीं लगेगा, 11 से नहीं लगेगा, 12 से नहीं लगेगा, अब 18 से लगेगा, उसके बाद दोस्तों 27 से लगेगा, फिर 54 से लगेगा। इस प्रकार 54 के गुणनखंडों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल 54 के गुणनखंडों की संख्या दोस्तों कितना निकल कर आ रहा है, 8 निकल कर आ रहा है। अब नंबर ऑफ ऑल फैक्टर से यानी सभी गुणनखंडों की संख्या भी हमारा कितना आ रहा है, कैलकुलेट करने पर 8 आ रहा है। अब आपसे कहा जाए कि बताइए नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स मतलब सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए आपको मैंने क्या कहा, जो भी सम संख्या का पावर है उसे एज इट इज लिखना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स में, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। जो भी सम संख्या का पावर है, सम अभाज्य संख्या का पावर है उसे आप एज इट इज लिखेंगे। जैसे 2 का पावर 1 है, 1 लिखेंगे, गुना करेंगे किससे, अब अगले अभाज्य संख्या के पावर में, अगले अभाज्य संख्या के पावर में 1 अपनी ओर से बढ़ाकर, यानी 3 का पावर 3 है, 1 बढ़ा देंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुना 3 1 4, 4 एकम 4 हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों 54 के सम गुणनखंडों की संख्या निकल कर कितना आएगा, 4 निकल कर आएगा। अब जरा यहाँ देखें क्या वास्तव में 4 ही सम गुणनखंडों की संख्या है, तो 1 2 3 और 4, तो दोस्तों कुल 4 ही सम गुणनखंडों की संख्या है। अब दोस्तों आपसे ये भी कहा जाए कि बताइए नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स यानी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तब आप क्या करेंगे दोस्तों, जो भी सम अभाज्य संख्या का पावर है उसे आपको नहीं लेना है, सम अभाज्य संख्या का पावर यहाँ पर सिर्फ आपको 1 लेना है। जब भी आपको विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए कहा जाए तो इस केस में आप सम अभाज्य संख्या का जो पावर है वह आप कितने लेंगे, 1 लेंगे। कितने लेंगे दोस्तों, 1 लेंगे और गुना करेंगे किससे, अगले विषम अभाज्य संख्या के पावर में 1 बढ़ाकर, यानी 3 में 1 बढ़ाएंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे, 1 गुना 3 1 4, तो 4 एकम 4। इस प्रकार दोस्तों विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या दोस्तों 54 के विषम गुणनखंडों की संख्या निकलकर कितना आएगा, 4 निकल कर आएगा। अब दोस्तों एक और टॉपिक रह गया, क्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। आपने जितने अभाज्य संख्या में ब्रेक किए हैं 54 को, वही 54 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। यानी 54 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या दोस्तों कितना होगा, 1 2, और यहाँ पर देखा जाए तो 2 और 3 ही मात्र 2 ऐसी अभाज्य संख्या है जो 54 का अभाज्य गुणनखंड है। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम पहले एग्जांपल पर। हमने आपसे कहा था कि दोस्तों बताइए 120 के कितने गुणनखंड होंगे, 120 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, ठीक है। अब इस पर हम बातें करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि 120 को सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे, आप 120 को क्या लिखेंगे, आप 120 को लिखेंगे, लिखिए 12 गुना 10, 12 को क्या लिखेंगे आप, 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1, 2 दूना 4 या 12, 10 को आप क्या लिखेंगे, 2 गुना 5। अब इसके पावर को सेपरेट कीजिए,
अब 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 1 है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, गुना 3 का पावर 1 हो जाएगा और 5 का पावर 1 हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आप 120 को लिखेंगे 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। ये आपने 120 को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिए हैं। अब हमें निकालना है दोस्तों नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या निकालना है? नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसके लिए हमें करना क्या है? सिंपल सा काम करना है। जो भी अभाज्य संख्या का पावर है, जो भी अभाज्य संख्या का पावर है, उनके पावर में एक एक बढ़ाना है और सबको मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी अभाज्य संख्या का पावर है, उनके पावर में एक एक बढ़ाना है और सबको क्या करना है दोस्तों? मल्टीप्लाई कर देना है। यानी आपको निकालना है नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स यानी सभी गुणनखंडों की संख्या। तो 2 का पावर 3 है, 1 बढ़ा देंगे, गुना करेंगे, 3 का पावर 1 है, 1 बढ़ाएंगे और 5 का पावर 1 है, 1 बढ़ाएंगे। इसे आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 4 गुना 1 1 2 गुना 1 1 2, तो 4 दूना 8 दूना 16। तो इस प्रकार 120 के कुल 16 गुणनखंड होंगे, 16 अपवर्त होंगे। नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या दोस्तों 16 होंगे। अब आपसे ये कहा जाए कि बताइए नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स यानी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो आपको मैंने क्या कहा था? सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जो भी सम अभाज्य संख्या है, और आप जानते हैं दुनिया में मात्र एक दो ही ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है, उनके पावर को एज इट इज लिखना है, यानी 3 ही लिखना है। गुना करना है किससे? अगले अभाज्य संख्या में एक एक बढ़ाकर, अभाज्य संख्या के पावर में एक एक बढ़ाकर। यानी 3 का पावर 1 है, 1 बढ़ा देंगे, 5 का पावर 1 है, 1 बढ़ा देंगे। इन सबको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप करेंगे इसे 3 गुना 1 1 2 गुना 2, 3 दुना 6 और 6 दुना 12। इस प्रकार दोस्तों 120 के सम गुणनखंडों की संख्या निकलकर कितना आएगा? 12 निकल कर आएगा। ठीक है, तो 120 के सम गुणनखंडों की संख्या कुल कितना निकल कर आएगा दोस्तों? 12 निकल कर आएगा। अब आपसे ये कहा जाए कि बताइए इनके विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? इनके विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तब आप क्या करेंगे? आपको हमने कहा था जो अभाज्य संख्या है उनका पावर कुछ भी रहे, आपको इस केस में उनका पावर 1 लेना है। कितना लेना है दोस्तों? 1 लेना है। कितना लेना है? हम यहाँ पर लिखते हैं 1 लेना है और इसे गुना करेंगे किससे? अगले अभाज्य संख्या का जो पावर होगा उसमें 1 बढ़ाकर। यानी 3 का पावर 1 है, 1 बढ़ा देंगे और 5 का पावर 1 है, 1 बढ़ा देंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4। इस प्रकार दोस्तों विषम गुणनखंडों की जो संख्या होगी वह कितनी होगी? 4 होगी, जबकि सम गुणनखंडों की संख्या 12 होगी और कुल गुणनखंडों की संख्या दोस्तों कितनी होगी? 12 4 16। कुल गुणनखंडों की संख्या 16 हो जाएगा। अब दोस्तों एक बात और यहाँ पर रह गया। क्या रह गया? तो आपसे कहा जाए कि बताइए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए मैंने आपको क्या बताया था? जितना अभाज्य संख्या यहाँ पर आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप बदल रहे हैं और जितना भी प्राइम नंबर आ रहा है वही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। तो इस प्रकार 2 3 5 2 3 5 के रूप में आपने 120 को स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्रेक किए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो 2 3 5 कुल 3 नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स होंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो दोस्तों होगी वह कितनी होगी? 3 होगी। अब हम लोग फॉर्मूला पर बातें करते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपका कोई कोई एक नंबर है, कोई एक नंबर है और n कोई एक नंबर है जिसे आपने a का पावर p इंटू बी का पावर क्यू इंटू सी का पावर आर इंटू डॉट डॉट, मतलब इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने बदला। यदि आपको नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना हो, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो इसके लिए दोस्तों फॉर्मूला हो जाएगा p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 डॉट डॉट
इस तरह से जितने भी प्राइम नंबर के फैक्टर्स होंगे सबको आप लिखते जाएंगे। ये आपका हो गया नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स। अब दोस्तों यदि आपको कहा जाए कि बताइए नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स यानी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो इसके लिए दोस्तों आप फॉर्मूला याद रखेंगे, P इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन इंटू मान लीजिए एस है तो एस प्लस वन डॉट डॉट इसी तरह चलता रहेगा। और आपसे दोस्तों कहा जाए कि बताइए नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स यानी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या याद रखना है, 1 इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन इंटू एस प्लस वन। ये आपका नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स यानी विषम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा। और दोस्तों एक काम और बच गया है और वह काम है आपका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखना है, ये जो आपने जितने भी अभाज्य संख्या के रूप में ब्रेक किए हैं यानी नंबर ऑफ, आप इसे कहेंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, या आप इसे जो नाम देना चाहें, जैसे ए बी सी इसकी कुल संख्या हो जाएगी। ए बी सी मतलब अगर देखा जाए यदि एन के 3 प्राइम फैक्टर्स है ए बी सी तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आपका दोस्तों 3 हो जाएगा। यदि डी भी है तो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या आसानी से निकाल पाएंगे। तो हमें उम्मीद है आप इस क्लास में नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सीख गए हैं। अब अगले क्लास में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों का, अभाज्य गुणनखंडों का जो योगफल होता है, गुणनखंडों का कुल योग, उसके बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे।